हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी आईएएस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सिविल सेवा मेंस प्रश्न व्याख्या करने वाले हैं और इसमें खास करके देखा जाए तो स्टेट पीसीएस से संबंधित है और यूपीएससी से मेंस के प्रश्न से यह संबंधित है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है और सबसे पहले हम क्वेश्चन पर आने के पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है कि इंडिया का मैप है और इस इंडिया के मैप को देखें तो एक जंजीर से चारों तरफ से जकड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है जो हमारा इससे संबंधित क्वेश्चन भी है और उस क्वेश्चन में इसी का वहाँ पर भावार्थ है और यहाँ पर क्या ये मैसेज दे रहा है कि जिस तरह से हमारे भारत में अंग्रेजों ने पहुँच पर और यहाँ पर पूरे भारतवर्ष को गुलाम की एक जंजीरों में जकड़ लिया था और उस गुलाम की बेड़ियों में जकड़ने के बाद हमारे भारतीयों ने फिर उस गुलाम की बेड़ियों को जिस तरह से उन्हीं के दिए हुए हथियार से, उन्हीं के दिए हुए नियम कानून से उन्हीं पर प्रहार करके उनको फिर हमारे अपने देश को क्या करते हैं, आज़ाद कर लेते हैं। उसी से संबंधित यहाँ पर क्या है, यह क्वेश्चन है। यहाँ पर गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, लेकिन अंग्रेजों ने जिस गुलामी की बेड़ियों से यहाँ पर जकड़ा था हमारे भारतीय परिवेश को, तो जो नियम यहाँ पर बनाया गया था उनके द्वारा, वही नियम का पालन करते हुए या उसी का यह सदुपयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए, एक हथौड़े के रूप में प्रयोग करते हुए उनको, मतलब कि यहाँ से अगर देखा जाए तो इस गुलामी की बेड़ियों से मतलब कि क्या, यानी कि उखाड़ फेंकने में हमारे भारतीय क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन इसी से संबंधित है। तो यहाँ जैसे मान लेते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जैसे भारत ने पश्चिमी हथौड़े से ही अंग्रेजों की दासता की बेड़ियां तोड़ डाली। टिप्पणी करें। मतलब है कि भारत ने पश्चिमी हथौड़ों से ही, भारत ने किसी दूसरे हथौड़े का प्रयोग नहीं किया, अंग्रेजों का दिया हुआ पश्चिमी, जो यहाँ पर देखा जाए कल्चर जो वहाँ पर था, जिस तरह से यहाँ पर डेवलपिंग किया था, पश्चिमी हथौड़े से ही अंग्रेजों की दास्ता की बेड़ियों को तोड़ डाली। इसको टिप्पणी करना है। तो इसका क्या क्या मुख्य पॉइंट होता है यहाँ पर, तो इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास किया। अंग्रेजों ने भारत में आकर क्या किया, परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास किया। और यह परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास वह भारतीयों के लिए नहीं किया, वह अपने लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया। लेकिन भारतीय, उनकी स्वार्थपूर्ण जो नीति थी परिवहन और संचार के साधनों का विकास करने का, इन्हीं का सहारा लेते हुए, यानी कि एक हथौड़ा के रूप में प्रयोग करते हुए उन्हीं पर प्रहार किया और फिर हमारे देश को गुलामी की जड़ियों से, यानी गुलाम की बेड़ियों से मतलब कि आजाद कराया। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है, फिर परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास किया, फिर भारतीय अतीत का पुनः अध्ययन किया, फिर प्रेस एवं समाचार पत्र का यहाँ पर विकास है, फिर पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का प्रभाव हुआ, फिर अंग्रेजों द्वारा भेदभावपूर्ण नीति अपनाया जाना। यानी कि यहाँ पर जो 5 प्रकार का यहाँ मुख्य पॉइंट जो बनता है, ये सारे पॉइंट अंग्रेजों के द्वारा यह थोपा हुआ था भारत पर, यानी कि उनका ही यह नियम बनाया गया था, यानी कि शोषणपूर्ण नीति उन्हीं की थी जो हमारे भारतीय जनमानस पर थोपा गया था, यानी कि इसको लागू किया गया था, जबरदस्ती लागू किया गया था। और क्यों लागू किया गया था? अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, उनकी अपनी स्वार्थ सिद्ध हो, मतलब उनकी स्वार्थ पूर्ण हो, उसके लिए लागू किया गया था। लेकिन हमारे भारतीय जनमानस भी इतना मूर्ख नहीं है, और जब उनको गुलामी का एहसास होता है कि हम गुलाम हैं और यह अंग्रेज हमको गुलाम करने आए हैं, हमको किसी भी प्रकार की सभ्यता सिखाने नहीं आए हैं, यहाँ पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने आए हुए हैं, और इस तरह से जब ये एहसास होता है तो फिर हमारे भारतीयों ने इन 5 हथौड़े का प्रयोग करते हुए, ये हथौड़ा किसका है? यह पाश्चात्य सभ्यता का, यानी कि अंग्रेजों का दिया हुआ यह हथौड़ा है। इन्हीं हथौड़े का प्रयोग करते हुए और उन्हीं पर प्रहार किया, और प्रहार करने के बाद एक गुलामी की जो बेड़िया थी अंग्रेजों की भारत पर, उसको उखाड़ फेंका और देश को आजाद कराया।
तो हमारा इसी से संबंधित हमारा यहाँ पर ये मुख्य पॉइंट बनता है। और इन मुख्य पॉइंट में हम यहाँ पर क्या क्या मतलब कि कंटेंट डालेंगे, इसके बारे में थोड़ी हम स्पष्ट रूप से चर्चा करना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले देखें तो हमारा पहला पॉइंट है कि परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास करना। परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास, इसमें सबसे पहले देखिए तो रेलवे का विकास। आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में दूर दूर क्षेत्रों तक जिस तरह से रेलवे का विकास किया, तो रेलवे का विकास इतना जोखिम भरापूर्ण जो विकास था, जिसमें बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च होने वाला था, तो क्या यह हमारे भारतीय के लिए विकास किया? बिल्कुल नहीं। ये भारतीय जनमानस के फायदा के लिए या उनके फैसिलिटी के लिए या उनके सुविधा के लिए विकास नहीं किया गया था अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों के द्वारा। तो फिर किसके लिए किया गया था? वह अपने लिए विकास किए थे। तो अपने लिए क्यों विकास किए थे? तो सवाल यहाँ पर यह है, तो जैसे अगर किसी भी क्षेत्र में, भारतीय परिवेश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी रॉ मटेरियल को लाना है नहीं, और रॉ मटेरियल को लाना है वहां से, ठीक है, तो मजदूर उसको कहां तक ढोएंगे? दूर दूर तक इसको लेकर जाना है। तो फिर उस रॉ मटेरियल को अगर रेलवे पर नहीं मतलब कि एक जैसे होता है ना रेलवे एक साधन है, यानी कि रेलवे के साधन जैसे मालगाड़ी पर उसको नहीं लादा जाए, जैसे कोयला ही हुआ, कोयला अगर मिल रहा है तो फैक्ट्रियों में जब तक नहीं जाएगी तो फिर सामान कैसे बनेगी, फैक्ट्री कैसे चलेगी? तो फिर उन दूर दूर के क्षेत्रों से उन सारे रॉ मटेरियल को लाने के लिए इन लोगों ने रेलवे का विकास कराया। और रेलवे का विकास कराया तो दूर दूर क्षेत्रों से रॉ मटेरियल को लाया, कारखानों तक पहुंचाया, और वहां से बनी हुई सामानों को फिर लाद कर फिर दूर दूर क्षेत्रों तक, यानी कि मार्केट के रूप में दूर दूर क्षेत्रों तक क्या किया? विकास करा। क्योंकि इनको पता था कि भारत जो है यहाँ पर जनसंख्या काफी है, और इस जनसंख्या काफी होने के कारण एक अच्छा ये बाजार भी समझते थे, और इस तरह से उनकी बनी हुई सामान मतलब कि यहीं की वस्तुएं जाकर वहां बनाते थे। ये लोग बनाते मतलब यहीं के रॉ मटेरियल वहां पर बनाते थे, और इंग्लैंड में फिर उस वस्तुओं को, इंग्लैंड से फिर वस्तुओं को लाते थे और यहाँ पर बेचते थे। इस तरह से देखा जाए तो दोहरी मुनाफा यहाँ पर होती थी, और यह दोषपूर्ण नीति जो थी ये हमारे भारतीय जनमानस को पता चलता है। रेल का विकास होता है, तार का विकास होता है। तार जैसे टेलीफोन आप कह सकते हैं, दूरसंचार भी कह सकते हैं, तार का विकास होता है। और यह तार का विकास यह अपने लिए नहीं किए थे, मतलब कि हमारे भारतीय जनमानस के लिए नहीं किए थे, यह अपने लिए किए थे। लेकिन इसी तार के विकास ने देखा तो उनके ऊपर एक वज्रपात हुआ। फिर है कि डाक व्यवस्था का विकास, ठीक है, डाक व्यवस्था का विकास भी क्या होता है, यानी कि परिवहन और संचार के माध्यम में यह विकास क्या होता है, उनके लिए घातक होता है। आगे चल शुरू में तो क्या होता है, उनके लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन भारतीय जनमानस जब जागरूक होते हैं और इनकी गुलामी की दस्ता जब एहसास होती है, तब इन लोगों ने क्या किया, इन्हीं सब चीजों को प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए यहाँ पर देश को आजाद कराने में सहायता प्रदान उनको मिलती है। इस तरह से देखा जाए तो साधनों ने समस्त भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। अब जैसे मान लेते हैं कि नॉर्थ इंडिया से अब साउथ इंडिया में ट्रेन जा रही है, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में ट्रेन जा रही है, तो दोनों जगहों से लोगों का आदान प्रदान भी हो रहा है, आ जा भी रहे हैं। इस तरह से देखें तो यहाँ पर अब जब दोनों जगह से लोगों का आदान प्रदान होता है तो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। कल्चर जो है यहाँ पर क्या हो रही है, मिक्स हो रही है। उनके कल्चर जो जहां पर अच्छी चीजें मिल रही है उसको अपना रहे हैं। भाषा जो है एक दूसरे से क्या यहाँ पर देखें तो एक दूसरे से मतलब कि वह मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने यहाँ पर भाषा का भी यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर देखिए तो अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पर क्या किया था, विकास कराया था। और यह अंग्रेजी शिक्षा का विकास जब होता है तो हमारे भारत देश में यह एक कॉमन लैंग्वेज बन जाती है, और हमारे भारतीय परिवेश में हर जगह कहीं ना कहीं एलिट वर्ग तो थे ही, पढ़े लिखे शिक्षित युवा या व्यक्ति तो थे ही, और उन लोगों ने क्या किया, इस अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से बाकी सब लोगों को शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, और समाचार पत्र के माध्यम से उसको अवगत भी कराया कि हमारे देश में अंग्रेजों की दुष्पूर्ण नीतियां कैसी कैसी चल रही है, इनसे अवगत कराया, और पूरा जनमानस क्या होता है, इनसे जागृत हो जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे कि रेल, तार, डाक इत्यादि से क्या होता है कि भारत को एकता के सूत्र में बांधा गया, और यही एकता के सूत्र बहुत बड़ा अंग्रेजों के लिए देखें तो उसके विनाश के लिए, अंग्रेजों के विनाश के लिए यह बहुत बड़ा एक हथियार खड़ा होता है। फिर हमारा अगला है, इससे सांस्कृतिक सम्मिश्रण की भावना को बढ़ावा मिला। सांस्कृतिक सम्मिश्रण की भावना को क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। मतलब तरह तरह की जो संस्कृतियां थी वह आपस में क्या होती है, एक दूसरे से मैच करने लगी, मतलब कि एक दूसरे से टैली करने लगा, एक दूसरे को जब क्रॉस करने लगा तो वहां पर हर एक संस्कृति की जो अच्छाई चीज होती थी लोगों ने अपनाना यहाँ पर शुरू किया।
एक सभ्यता यहाँ पर बनने लगती है। और इस तरह से देखा जाए तो आगे चलकर भावनात्मक एकता को मजबूत किया। और क्या होता है, भावनात्मक एकता, सब एक भावनात्मक रूप से एक दूसरे से क्या होते हैं, यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से देखें, जब भावनात्मक रूप से एकता को मजबूत किया, इसका मतलब उनके अंदर यानी कि जो भी समस्याएं थी वह एक समान थी, और जिसके कारण वह भावनात्मक रूप से भी क्या होते हैं, एक तरह से जुड़ते हैं। फिर उसके बाद है कि इसमें राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। इससे क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना का भी विकास हुआ, और इससे आंदोलन को तेजी से फैलने में मदद मिला। मतलब परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए किया, लेकिन भारतीयों ने इसका प्रयोग करते हुए और इसको हथौड़े के रूप में प्रयोग करते हुए और इससे आंदोलन को तेजी से फैलने में मदद दिया। तो ये हमारा इस फैक्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय अतीत का पुनः अध्ययन। भारतीय अतीत का क्या यहाँ पर पुनः अध्ययन किया जाने लगा। खास करके देखें तो यहाँ पर विदेशी विद्वान यानी कि अंग्रेज विद्वान सर विलियम जोन्स को काफी सराहा जा सकता है। फिर मैक्स मुलर भी है, यहाँ पर एक और विद्वान है, कौन, मैक्स मुलर। जैसे विदेशी विद्वानों ने अपने अनुसंधानों के माध्यम से प्राचीन भारतीय गौरव को पुनर्जीवित किया। इन लोगों ने एक संस्था बनाया और उस संस्था के माध्यम से प्राचीन ग्रंथ जो संस्कृत में हुआ करते थे उसको हिंदी में फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाने लगा, मतलब अनुवाद किया जाने लगा। और जब यह अनुवाद किया जाने लगा तो फिर जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स भाषा संस्कृत होती थी उसको जब अनुवाद किया जाने लगा तो उस अनुवाद के बाद पता चलता है कि हमारे भारतीय प्राचीन भारत का ये प्राचीन जो गौरव था वह कैसा था। यानी कि गौरव जो देखें, गौरव की चर्चा करें प्राचीन काल की, तो जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्वविख्यात था, और वहाँ के आचार्य जो चाणक्य थे वह भी, उनकी अर्थशास्त्र पुस्तक है वह भी क्या थी, अपने आप में विश्वविख्यात थी। और यह इस गौरव को फैलाने का काम किसने किया, सर विलियम जोन्स ने किया, मैक्स मुलर ने किया। और लोगों को पता चला कि हमारे प्राचीन सभ्यताओं में देखा जाए, प्राचीन इतिहास में देखा जाए तो ऐसी बड़े बड़े साम्राज्य भी फैला हुआ था और साम्राज्यवादी शासक भी हुआ करते थे, और खास करके देखा जाए तो विश्वविद्यालय भी था। मतलब हमारे प्राचीन भारत का गौरव यहाँ पर उजागर हो जाता है। और जब यह गौरव उजागर होता है तो भारतीय जनमानस को यह एहसास होने लगा कि हम जो अंग्रेजों के द्वारा सभ्य बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग हैं, मतलब कि अंग्रेजों हमको सभ्य बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ये तो सभ्यता पहले ही हमारे देश में पनप चुकी है, हम तो पहले से ही सभ्य थे, मतलब कि हम इसको जानकारी हमको पता नहीं था, लेकिन इनके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होती है यह अपने आप में बहुत बड़ा एक हथियार के रूप में यहाँ पर लोगों ने यूज किया। और खास करके देखें तो उनको एहसास होता है कि जिस समय हमारे प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, आचार्य चाणक्य के बारे में जानकारी मिलती है। फिर से समुद्रगुप्त को, जैसे गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में देखा जाए तो क्या है, भारत का नेपोलियन कहा जाता था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, अनेक धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। और खास करके देखिए तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था उसके बारे में जब जानकारी मिलती है तो हमारे भारतीय जनमानस को ये लगता है कि नहीं, हम भी कभी सभ्य थे, लेकिन हम सुश्रुत अवस्था में आ गए थे, सोए हुए थे, लेकिन अब हम क्या हो रहे हैं, जागृत हो गए हैं इन पुस्तकों को पढ़कर समझकर कि हमारा भारतीय जनमानस जो देखें प्राचीन काल में उसके हिसाब से देखें तो यह बहुत ही बड़ा एक सभ्यता के रूप में यहाँ पर सभ्य लोग थे। और देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता भी क्या था, हमारे भारतीय परिवेश का ही था। यानी कि विश्व में अगर इस सभ्यता को देखें तो गिनी चुनी जाने वाली जितनी भी यानी कि विकसित सभ्यताएं थी उसमें सिंधु घाटी सभ्यताओं को भी काउंट किया जाता था। तो इस तरह का जब यहाँ पर मतलब कि एक माहौल मिलता है और इस तरह की जानकारी मिलती है तो इससे क्या होता है भारतीय के लोगों के अंदर, यानी कि इससे भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है। और जब आत्मसम्मान की भावना का विकास किसी के भी अंदर जब होने लगे तो वह समझिए कि वह सही डायरेक्शन में अब वह सोचेगा और बहुत ही अच्छा वह आगे अपने आप को दिशा निर्देशित करते हुए आगे वह डेवलप होगा। इस तरह से यहाँ पर आत्मसम्मान की भावना जागृत होती है और उनको लगता है कि हम गुलाम क्यों रहें, अब हम गुलामी की बेड़ियां जो है यहाँ पर जो जकड़े हुए हैं उसको हम उखाड़ फेंकें और यही आत्मसम्मान उनको देखें तो आगे चलकर हमारे देश को आजादी करने में काफी सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट,
प्रेस एवं समाचार पत्र, इस समय देखें तो प्रेस और समाचार पत्र का योगदान भी काफी सराहनीय रहा। खास करके देखें तो भारत में प्रेस का जो स्थापना होता है और यह मुद्रण प्रेस से स्थापना होने से भारतीय लोगों के विचारों का आदान प्रदान क्या होता है, होने लगा। विचारों का क्या हुआ, यहाँ पर आदान प्रदान होने लगा। सब लोग अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे। मतलब यानी कि प्रेस के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से यहाँ पर देखें तो लोगों का विचार का जो आदान प्रदान होता है तो सबकी विचार लगभग यहाँ पर देखें तो लगभग कॉमन यहाँ पर महसूस होने लगती है। और जब कॉमन विचार यहाँ पर महसूस होने लगती है तो सबके अंदर देखें तो एक एकता के रूप में एक भावनात्मक जुड़ाव होने लगता है। और यही एकता के रूप में भावनात्मक जुड़ाव होता है तो फिर इस किसी एक ठोस से एक के उपाय यहाँ पर ढूंढा जाने लगता है कि कैसे हम अंग्रेजों की दास्ता की जो बेड़िया है इससे हम दूर हों, यानी कि इसको कैसे हम दूर करें या इसको कैसे हम उखाड़ फेंके, इसके बारे में इस तरह से देखें तो यहाँ इससे क्या क्या होता है, भारतीयों का जनमत बनने लगा। भारतीयों का क्या होता है, जनमत इससे तैयार होने लगता है। फिर है कि राष्ट्रीयता के प्रसार करने में भी काफी सहायक होता है। यानी कि यह जो होता है प्रेस और मुद्रण प्रेस की स्थापना, इससे क्या होता है कि राष्ट्रीयता की प्रसार में भी क्या होता है, यह सहायक होता है। फिर तीसरा में है कि जनता को शिक्षित करने में यह काफी सहायक होता है। और जब जनता शिक्षित होगी तो फिर वह यानी कि एक तरह से तार्किक उसका विचारधारा यहाँ पर पनपने लगेगा। और फिर आगे देखें तो साहित्यकारों ने भी भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का भाव जागृत किया। खास करके देखें तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आनंद मठ, फेमस पुस्तक इनकी है, यानी कि आनंद मठ। इस आनंद मठ के द्वारा जिस तरह से अंग्रेजों ने मजदूरों को किस तरह से गुलाम किया हुआ था, नील की खेतिहरों को यानी कि नील किसानों को किस तरह से गुलाम किया हुआ था, ये सारी दस्ता जो है इस आनंद मठ में यहाँ पर दी हुई है, वर्णन किया गया है। तो इससे भारतीयों को पढ़कर लगा कि अंग्रेज हम पर कितना अत्याचार कर रहे हैं, अपनी दोषपूर्ण नीतियों से कितना हमारा शोषण कर रहे हैं। इन सारी भावनाओं से लोग अवगत हुए, जागृत हुए। फिर आगे देखें तो सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक इसमें देखें तो इस सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक में भी यहाँ पर भारतीय जनमानस की जो एक दास्ता की जो बेड़िया थी उसको भी इसमें उजागर करने का यहाँ पर मौका मिलता है। और इन दोनों पुस्तकों के अलावा और ये पुस्तकों को पढ़कर लोगों ने अपनी आप की गुलामी की दास्ता को एहसास किया और फिर इसको उखाड़ फेंकने का यहाँ पर उपाय ढूंढने लगते हैं। तो ये भी हमारा देखें तो प्रेस एवं समाचार पत्र काफी सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट, पाश्चात्य चिंतन तथा शिक्षा का विकास। पाश्चात्य चिंतन मतलब है कि पश्चिमी सभ्यता का यहाँ पर चिंतन दर्शन के बारे में है। तो खास करके यहाँ देखें तो अनेक भारतीय बुद्धिजीवियों ने पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन किया। पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन करने का मतलब यहाँ पर यह है कि यूरोपीय शिक्षा प्रणाली का, यूरोपीय दर्शन का इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अध्ययन किया। और उस दर्शन में लिखा हुआ है कि लोकतंत्र क्या होता है, समानता क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, स्वशासन क्या होता है। ये सारी बातें रूसो की पुस्तक से, प्लेटो की पुस्तक से, अरस्तु की पुस्तक से यहाँ पर मिलने लगती है। और इनका दर्शन जानकर लोगों को यह आत्मसात जब होने लगा कि हमको भी हमारे देश में भी यही सारी व्यवस्था होनी चाहिए। और ये व्यवस्था कब होगी, जब हम स्वतंत्र होंगे, जब हमारे अंदर समानता की भावना आएगी, जब हमारे अंदर एक बंधुत्व की भावना आएगी। और यह कब होगी, जब यहाँ से अंग्रेजों को हम भगाएंगे, यानी कि अंग्रेजों की गुलामी की जो जड़ है या बेड़ियां हैं उसको उखाड़ फेंकेंगे, तभी होगा। तो इस तरह की जब भावना यहाँ पर लोगों ने अध्ययन किया और इस तरह का दर्शन का जब अध्ययन किया तो फिर क्या होता है, इससे उन्होंने भारतीयों के लिए लोकतंत्र, समानता, बंधुत्व और स्वशासन की भावना का प्रसार किया। उसके बाद क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में आधुनिक तर्क संगत विवेकपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण की भावना पनपने लगी। और खास करके देखें तो अमेरिकी एवं फ्रांस की क्रांति ने भी भारतीयों को प्रेरणा देने का काम किया। और इस तरह से यहाँ पर इससे अवगत होकर इसमें भारतीयों ने इससे काफी सोचा समझा और यहाँ पर सोचकर तर्कसंगत विवेकपूर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया। और इस दृष्टिकोण को जब अपनाते हैं तो अपने आप को बहुत ही पिछड़ा महसूस करते हैं। और इस पिछड़ापन को दूर करने के लिए फिर यहाँ पर आगे इन लोगों ने मतलब कि क्रांति का सहारा लिया, यानी कि आंदोलन का सहारा लिया और फिर हमारे देश को आजाद करने में सफल होते हैं। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा भेदभावपूर्ण नीति अपनाना।
अंग्रेजों द्वारा भेदभावपूर्ण नीति अपनाना। अंग्रेज इस टॉपिक को करने के पहले एक शिक्षा के बारे में भी आपको बता दें कि अंग्रेजों ने हमारे देश में जब शिक्षा का विकास किया तो खास करके इन लोगों का ये था कि प्राइमरी स्तर पर क्या की जाए, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज हुआ करता था उसके आधार पर उनको शिक्षा दिया जाए। लेकिन जैसे ही हम प्राइमरी के बाद यानी कि हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उसमें क्या किया जाए, अंग्रेजी को माध्यम बनाया जाए। अंग्रेजी को माध्यम बनाने के यहाँ पर यह था कि अगर इनको कर्मचारियों की नियुक्ति करना है, भारतीयों को अगर नियुक्ति करना है, कर्मचारी के रूप में नियुक्त करना है, तो फिर उनको ट्रेनिंग करने में, अपनी बातों को थोपने में, अपनी बातों को मनवाने में या किसी विचारों को प्रकट करने में और या उनको समझने में मतलब कि किसी तरह का असुविधा नहीं होगा। इसलिए इन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पर विकास किया। लेकिन जब अंग्रेजी शिक्षा का विकास यहाँ पर होती है तो हमारे भारतीय जनमानस में जिस प्रकार से अलग अलग लोकल यहाँ पर जो भाषाएं थी, उस लोकल भाषाओं में लोकल एरिया में देखा जाए तो कुछ ना कुछ यहाँ पर एलिट वर्ग तो होता ही होगा। और उस एलिट वर्ग ने यानी कि बुद्धिजीवियों ने, शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग ने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पर देखा जाए तो हमारे भारतीय के लिए एक कॉमन शिक्षा बन जाती है, कॉमन एक भाषा लैंग्वेज बन जाती है। और इसी भाषा को अपनाकर लोगों ने अंग्रेजों की दोषपूर्ण जो नीति होती थी या शोषणात्मक जो नीतियाँ होती थी, इसको यानी कि जनता के सामने यानी कि प्रकट करने का यहाँ पर क्या होगा, यानी कि वह माध्यम चुना। और इस तरह से देखें तो यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पर झलक कर आती है। फिर यहाँ पर क्या है, अंग्रेजों द्वारा भेदभावपूर्ण नीति अपनाना। अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो हमेशा हर क्षेत्र में भारतीयों के साथ अगर देखें तो हर क्षेत्र में भेदभावपूर्ण नीति अपनाते थे। खास करके इसमें देखें तो पहले है कि जैसे भारतीयों के प्रति ये प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थानों में, जैसे सेना में क्या करते थे, यानी कि भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों के बीच में देखिए तो काफी भेदभावपूर्ण की नीतियां होती थी। कैसे भेदभावपूर्ण की नीतियां होती थी, इसमें देखें तो भारतीय सेना का वेतन कम होता था और यूरोपीय सैनिकों का वेतन ज्यादा होता था। इसके अलावे अगर किसी भी युद्ध अभियान में जाना है और समुद्र को पार करना है, ऐसे तो भारतीय जाते नहीं थे, लेकिन उसको समुद्र पार करके युद्ध अभियान में जाने के बावजूद भी उनके सैलरी को बढ़ाया नहीं जाता था या कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर फैसिलिटी नहीं दी जाती थी, जबकि यूरोपियों को दी जाती थी। और इस तरह से देखें तो ये सारी क्या होता है, सेना में भेदभावपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर था। फिर उसके बाद है सरकारी नौकरियों में देखें तो भारतीयों को हमेशा निम्न पद को ही दिया जाता था, उच्च पद को कभी नहीं दिया गया है। खास करके देखा जाए तो सूबेदार से उच्चा पद भारतीयों को कभी नहीं मिला था, हमेशा कर्मचारी के रूप में ही या चपरासी के रूप में ही इनको यहाँ पर सरकारी नौकरियों में नियुक्त किया जाता था। और इस तरह से देखें तो उच्च पद जितने भी होते थे उसमें यूरोपियों को नियुक्त किया जाता था, क्योंकि उनकी निष्ठा उनके प्रति ज्यादा होती थी इसलिए, और डर भी संशय भी किसी तरह का नहीं होता था। इस तरह से देखें ये भी यहाँ पर क्या होता था, भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई जाती थी। उद्योग में भी देखें तो काफी भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई जाती थी और यही भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाने के कारण यह जो व्यवस्था है भारतीयों को गुलामी का एहसास दिलाया कि हम भारतीय गुलाम हैं, क्योंकि अंग्रेज जिस काम को करते हैं उसी काम को हम जब कर रहे हैं तो हमारे साथ भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई जा रही है। इसका मतलब है कि हम गुलाम हैं और हम गुलाम के मतलब कि गुलाम होकर हम लंबे समय तक मतलब कि इसको झेल नहीं सकते हैं। अब हमको गुलामी की जड़ को या बेड़ियों को तोड़ना होगा, उनको ये एहसास होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर वह गुलाम है और इस गुलाम का एहसास करा दीजिए तो फिर उसको बहुत ही अंदर से मतलब कि उबाल आता है कि हम ऐसा क्यों है। जब तक ये एहसास नहीं होता है कि वह गुलाम है तब तक यहाँ पर नहीं। जैसे मान लेते कि हाथी ही है, हाथी को बचपन में ही क्या कर दिया जाता है, उसके पैर में यानी कि लोहे की जंजीर लगा दी जाती है, एक पतली सी जंजीर को बांध दिया जाता है। जब वह बड़ा हो जाता है पहले से ही उसको पता है कि मुझे लोहे के जंजीर में बांधा गया है तो हम कहीं दूसरे जगह जा नहीं सकते हैं, तो क्या एक बलवान नौजवान हाथी क्या उस जंजीर को नहीं तोड़ सकता है? झटके में एक पेड़ को उखाड़ सकता है, तो जंजीर किस बात की चीज है? नहीं। इस तरह से देखें तो हमारे भारतीयों के अंदर भी इसी तरह के गुलाम की एक जो बेड़िया थी वो पहले ही पहना दिया गया था, ठीक है। लेकिन जब यह गुलाम की जो एक दस्ता थी उनके एहसास होता है तब इनको जाकर ये पता चलता है कि हम गुलाम कैसे हैं, हमको भी एक तरह से जागृत होना चाहिए। और इसमें इनकी ही दी हुई नीतियां ने इनको क्या किया, यानी कि गुलाम की जड़ को उखाड़ने में काफी सहायक होता है। ये बात यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस चीज को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है कि इससे भारतीयों को गुलामी का एहसास हुआ और अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना जागृत हुई, और जब जागृत होती है तो फिर
हमारे भारतीयों ने क्या किया, उन्हीं के द्वारा दिया गया 5 जो शुरू में मुख्य पॉइंट हमने बताया था, वो जो अंग्रेजों का दिया हुआ यहाँ पर हथियार था, जिस हथियार को यूज यहाँ पर किया था उन लोगों ने, उसी हथियारों को, अंग्रेजों के दिए हुए हथियार को भारतीयों ने एक हथौड़े के रूप में यूज करके उन्हीं पर प्रहार करके हमारे देश को क्या किया, आजाद कर लिया। और यह हमारा क्वेश्चन का टॉपिक समाप्त होता है। इसी तरह का और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके आप शेयर भी करिए, बेल आइकन बटन भी दबाइए। थैंक यू।